कहां से क्वेश्चन आया है? क्लास 11 से। कौन से चैप्टर से? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। सिंपल सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे लोग, हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो कि सर क्या ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है? हाँ बच्चा, देखो कहां से आया, देखो मैं आपके लिए तो स्पेशल लेके आया हूं। एनसीईआरटी साथ लेके बैठना। प्रॉब्लम 1.4 दिख रहा है? ये क्या है? एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है बच्चा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जेईई मेंस का एनालिसिस, एंड टुडे वी वुड बी एनालाइजिंग 27 जनवरी पेपर, एंड वो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अपन एनालाइज करेंगे। और मैं आपको इस पेपर में दिखाऊंगा कि जितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं, समहाउ दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके बच्चा लोग, तो प्लीज ये जब भी एनालिसिस देख रहे हो अपना पेन और नोटबुक लेके बैठे, और जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा है उस पर जरूर फोकस करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे अभी जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनका जो भी एग्जाम बचा हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और एडवांस्ड के लिए और जेईई मेंस का जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है अपना अप्रैल में, उसके लिए भी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, सो नए जोश के साथ अपन आज का ये एनालिसिस सेशन दैट इज ऑफ 27 जनवरी वी वुड बी स्टार्टिंग राइट। क्लियर है बच्चे लोग? आज अपन क्या करेंगे? जेईई मेंस के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, एंड द क्वेश्चंस व्हिच वी वुड बी एनालाइजिंग, वो सब कहां से होंगे? वो सारे मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड। ओके, तो बच्चे लोग प्लीज सभी को अच्छे से पढ़े और सारे क्वेश्चंस को आराम से देखें। ठीक है, चलिए तो आज अपन सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार देखिए ये क्वेश्चन, सभी को एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट? इसमें अपने को क्या बताना है बच्चा लोग कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा है। आई एम वेरी श्योर कि जो बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट बच्चा क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जब भी अपन केमिस्ट्री में बात करते हैं तो दैट इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2, और यूनिट क्या आ जाता है? बोहर मैग्नेट। यूनिट पे फोकस करेंगे बच्चा, यूनिट क्या आ जाता है? बोहर मैग्नेटॉन। ओके, ठीक है। जहां पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n हमारे पास क्या है बच्चा? n आया है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि दो टाइप के हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक होगा और एक क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। एक में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एक को मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा, एक को मैग्नेटिक फील्ड अपने से दूर भेजेगा। अपनी तरफ खींचेगा किसको? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पैरामैग्नेटिक होगा। एडवांस वाले बच्चे ध्यान देंगे, अभी कुछ साल पहले एक फोटो बना के इस पर क्वेश्चन आया था। अगर मान के चलो ये एक सब्सटेंस है और लेट से ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इसके इधर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो ये सब्सटेंस किधर जाएगा? नीचे की तरफ। इसी कारण अपन क्या बोलते हैं बच्चा कि जितना भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा, और जितना भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको मैग्नेटिक फील्ड अपने से दूर भेजेगा। यहां पे अपने को क्या निकालना है? यहां पे अपने को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं। अभी तीन ही ऑप्शन आया अपने पास। 3d3 को लिखेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 मुनसूल लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? 1 1 1। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? अब देखो D6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एन कितना आ गया? 4 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, D7 इधर लिख देता हूं मैं। D7 देखिए, D7 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5
6 7, n कितना हो गया 3। क्लियर? तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 + 2 बोहर। क्लियर है? ठीक है, तो अब देख लो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका आया, इसका। √4 × 4 + 2 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा तबियत डाउन है, तो हो सकता है आपको एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम लग रहा हो, पर ठीक है, ऐसा नहीं, मैं तो हमेशा हाई एनर्जी ही रहता हूं। क्लियर? तो इन तीनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3D6। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हर बार कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हर बार याद करेंगे, तो कंसेप्ट के हिसाब से जाओगे बच्चा लोग, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना ही पड़ेगा। क्लियर? अब मैं आपको दिखाता हूं ये कि क्वेश्चन कहां से आया हुआ है। प्लीज बच्चे लोग एनसीईआरटी साथ में लेके बैठेंगे, एनसीईआरटी दोनों 11th और 12th के साथ लेके बैठेंगे। जितने भी फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन होंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में 27 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में कहां से पेपर आया। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे लोग लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, चलो देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने कैटेगराइज क्या किया इस क्वेश्चन को, डीएनएफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। कौन से क्लास का? क्लास 12 में डीएनएफ ब्लॉक में आपको ये चीज मिल जाएगा। सॉरी, देखो 3D3, 3D6, 3D7 यहां ढूंढ लेते हैं। देखो ये क्या है 3D3 और क्या है, देखो 3D6 और क्या है 3D7। क्लियर? तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, मिला लो। 1 का क्या है 0, 1 का 1, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, दिख रहा है? हो रहा था अभी अपने को, देख सकते हैं। ये कौन सा टेबल है बच्चा लोग, देखो दिस इज टेबल 8.7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, एक बार पढ़ लो, फिर अपन इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। मैं हट जाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कहां से आया है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th वाले चैप्टर से आया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने को कितना मास ऑफ मीथेन चाहिए, क्या बनाना है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो बच्चे लोग आई थिंक सभी को पता होगा, देखो CH4 + O2, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा क्या देगा, CO2 + 2H2। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलो अब POAC लगा देते हैं। POAC बच्चे लोग आपको पता होगा, कार्बन पे POAC लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग POAC। अब जिनको नहीं पता POAC क्या होता है बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, कहां पे लगाएंगे, ऑन कार्बन। तो इधर देखो कितना कार्बन है, 1, तो 1 × मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू, इधर क्या है CO2, देखो 1 × मोल्स ऑफ CO2। मोल्स को क्या लिखेंगे, 1 × मास, किसका मास, CH4 का, डिवाइडेड बाय, मोल्स का क्या होता है फॉर्मूला मास के टर्म में, मास डिवाइडेड बाय एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो CH4 क्या है, मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 60, इक्वल टू 1 × मोल ऑफ CO2, मास कितना दिया बच्चा 22, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, 22 2 जा 2 8 जा, तो यहां से मास कितना आया 8 का। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने को 8 का। कहां से क्वेश्चन आया है, क्लास 11 से, कौन से चैप्टर से, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। सिंपल सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे लोग हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो कि सर क्या ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है,
हाँ बच्चा देखो कहां से आया, देखो मैं आपके लिए तो स्पेशल लेके आया हूं, एनसीईआरटी साथ लेके बैठना। प्रॉब्लम 1.4 दिख रहा है, ये क्या है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है बच्चा। यही क्वेश्चन है क्या, पढ़ो जरा सा क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। बस यही मैंने फर्क चेंज किया। यहां पे सॉल्व एग्जांपल में क्या पूछ रहा है यहां पे सॉल्व एग्जांपल में मोल्स पूछ रहा है, एग्जाम में आपसे मास पूछ दिया है, देखो क्या आया है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, यहां पे कितना मोल्स आ रहा है, 0.5 मोल, अभी भी निकाला था, कितना आया था 0.5। सॉल्व एग्जांपल, डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में दिख रहा बच्चा। इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा है एनसीईआरटी का कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए जरा से एक बार। क्वेश्चन क्या है बच्चा, बोरॉन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ब्रैकेट में आपको मेल्टिंग पॉइंट दे दिया है। क्लियर सॉरी ठीक है, रीजन क्या दिया है, बोरॉन हैज स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। ओके, तो बेटा हमेशा याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट जब भी अपन बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू लुक द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बोरॉन हमारे कौन से ग्रुप में आ जाता है बच्चा, ग्रुप 13। ठीक है, ग्रुप 13 में हमारे पास कौन कौन है, ग्रुप 13 में हमारे पास कौन कौन है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम। क्लियर, अब इसमें क्या बोल रहा है कि बोरॉन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों क्योंकि इसका लैटिस या जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब सॉलिड से लिक्विड जाना है तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना ब्रेक, तो जितना तगड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा ही। क्लियर है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्लियर, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है सर? हाँ, आपको दिखाता हूं, देखो एनसीईआरटी लेके बैठना, मैंने बोला ना बच्चा लोग एनसीईआरटी लेके बैठना, एनसीईआरटी निकालो पी ब्लॉक का 11.1.5 पढ़ो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अंडरलाइन करके दिखाता हूं, देखो क्या लिखा है, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से क्वेश्चन आ रहा है, पी ब्लॉक, क्लास 11 एनसीईआरटी। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग से अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व कीजिए एक बार बच्चा लोग। हेलो हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसमें। क्या होता है बच्चा लोग बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एनी गिवन सिस्टम। बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं बच्चा इसमें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अरे भाई कितना होता है? 7 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। 8 7 15। कितना चार्ज है यहाँ पे? NO पे प्लस चार्ज कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते। कितना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 40। इधर देखो CO, कार्बन का कितना? 6, ऑक्सीजन का कितना? 8, 14। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 - 0.5 इंटू मॉड ऑफ n। बेटा ये फॉर्मूला याद रखेंगे MOT के लिए। और मॉड ऑफ n क्या होता है? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कितना दूर है।
यहां देखो बच्चों 14 14, तो n का वैल्यू कितना हो गया 0, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3, दोनों को जोड़ के आंसर कितना होगा बच्चा इसका 6। बेटा याद रखो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है और आगे भी कितनी बार पूछेगा। अभी आज के एनालिसिस के बाद अपन हर शिफ्ट का मैं एनालिसिस आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आपको क्लियर तो हो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्लियर है बच्चा लोग? बॉन्ड ऑर्डर CONO प्लस पोस्ट कोविड आप जेई मेंस के क्वेश्चन देखे हो बच्चे लोग, ये दोनों कंपाउंड इतनी बार पूछ चुका है। क्लियर? कुछ बच्चा लोग को इस फॉर्मूले में दिक्कत हो रहा होगा। क्या है फॉर्मूला 3 - 0.5 इंटू मॉड ऑफ। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव +4 ऑक्सीडेशन नंबर। कहां से बेटा ये क्वेश्चन है? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन से क्लास से? एकदम ऊपर में लिख रखा है मैंने, ठीक है। रिडॉक्स का निकालते हैं, रिडॉक्स का बेसिक नियम अपने को पता है। क्या पूछ रहा है कि किसमें +2 है, निकाल के देखते हैं। SO3 में सल्फर का मान लेते हैं X, कितना ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। जब कुछ ना दिया हो तो जनरली ऑक्सीजन को ले लिया, -2 = 0, X = 6। SO3 होगा क्या? नेक्स्ट आ जाओ, H2H2O7। H2H2O7 का अपने को निकालना है। H2H2O7 को ही अपन क्या बोलते हैं? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को आप किस नाम से जानते हैं बच्चा लोग? ओलियम के नाम से। कहां यूज होता है? याद कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए अपन जो प्रोसेस यूज करते हैं उसमें यूज होता है। क्लियर? निकालते हैं। इसमें हाइड्रोजन का सभी बच्चे लोग को पता होगा क्या होता है, +1, तो इसके लिए हो गया 2, सल्फर के लिए 2x +7 × -2 = यहां से सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक x = 6 आ जाए। 7 2 14, उधर जाएगा तो +-2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। 6 निकालना है क्या अपने को? नहीं। क्लियर? अब आते हैं H2SO3, क्या हो जाएगा? 2 + x - 6 = 0, तो x = तो एक आंसर अपना क्या होगा? H2SO3। SF4 भी निकाल के देखते हैं। x - 4 = 0, x = 4, तो SF4 भी हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है? अभी तक कौन कौन सा आ गया? H2SO3 आ गया, और बच्चा कौन सा आ गया यहाँ पे? SF4 आ गया। क्लियर? आगे देखते हैं SOCl2। SOCl2 में सल्फर का कितना मान लेते हैं? X मान लेते हैं। ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का -2 = x = तो SOCl2 भी हो गया। अभी तक कितने आ गए? 3 आ गए बेटा। BaSO4। बेरियम कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 2 का है। ठीक है? तो ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2। तो 2 + x - 8 = 0, x = ये होगा क्या? तो कितने का ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ गया? H2SO3, SF4, SOCl। कोई दिक्कत? इसको करने से पहले बच्चा लोग ऑक्सीडेशन नंबर के सारे रूल्स को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? रूल्स में जनरली होता क्या है? ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होंगे उनका क्या हो जाएगा? +2। हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है? +1, और हाइड्रोजन का हाइड्राइड के केस में क्या हो जाएगा? -1। फ्लोरीन का हर जगह क्या होता है? -1। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन का क्या क्या हो सकता है? -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -½ हो सकता है, -1/3 हो सकता है। क्लियर? -1/3 कहां पे होगा? ओजोनाइड। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जैसा इसको। ये क्वेश्चन कहां से है बेटा? प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। आई थिंक सभी बच्चे लोग को पता होगा प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसमें 3 कंपोनेंट। जिनको नहीं पता बेटा, अलग से मेरी सीरीज चल रही है, जरूर जाके देखें। मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखा है पीओएसी पे, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे, 3 पार्ट में। फिजिकल का भी एक लेक्चर आ रखा है, टाइट्रेशन का, इनऑर्गेनिक का, कटायंस का भी मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, बच्चे लोग जरूर जाके देखें। वहां पे आप सिलेबस में देखोगे तो लेड अपने को पढ़ना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? लेड क्रोमेट PbCrO4 को NaOH में लिया। अब याद करो बेटा, कौन कौन से कंपाउंड या कौन कौन से एलिमेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड देते हैं। काफी बार क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में ऑलरेडी आ रखा है, आपको ट्रिक याद होना चाहिए। जनाबे आली ने पंजाबी सॉन्ग गाया, याद है ये ट्रिक? तो वहां पे आपको पता होगा कि लेड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब एम्फोटेरिक है तो किससे रिएक्ट करेगा? एम्फोटेरिक है तो एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। लेड हो गया एम्फोटेरिक, तो सबसे पहले जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? लेड हाइड्रोक्साइड। अब याद करो बेटा, सारे हाइड्रोक्साइड्स PPT होते हैं ग्रुप 1A और NH4+ को छोड़ के, तो ये भी क्या होगा? PPT होगा। लेकिन PPT होने के साथ साथ ये एम्फोटेरिक है। अरे क्या है एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक क्या करेगा सर? क्या करेगा एम्फोटेरिक? एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। यहां बेस कैसा चाहिए? तगड़ा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अगर यहीं पे आपका NH4OH होता तो रिएक्ट करता क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि NH4OH क्या है? वीक बेस, ठीक है। यहां पे देखो ये किसके साथ इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है? NaOH के साथ, तो करेगा। NH4OH के साथ नहीं करेगा। लेड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4, तो OH कितना आएगा? 4। लेड का कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? +2। इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चा लोग याद करो, ठीक है। तो लेड का हो गया +2, OH का -4, तो टोटल चार्ज -2। इसी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए Na2, ठीक है। अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। तो ये तो गया, ये तो गया। अब टेट्रा आयनिक है कि डाई आयनिक है? चार्ज देखो कितना चार्ज है इसके ऊपर, 2- है, तो क्या हो जाएगा? डाई आयनिक। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। हट जाता हूं थोड़ा सा, पढ़ लीजिए। फॉर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव राउल्स लॉ कौन से चैप्टर का क्वेश्चन होगा? सॉल्यूशन, ठीक है। आई थिंक सभी लोगों को पता होगा ये नेगेटिव डेविएशन कब होता है, पॉजिटिव डेविएशन कब होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए देखिए, क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से? हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से। देखो मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। ढूंढते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है। नेगेटिव डेविएशन, देखो in case of negative deviation intermolecular attractive forces are weaker, this leads to decrease in vapor pressure, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर घटेगा। क्या होगा बच्चा? नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। देख लेते हैं। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज नहीं, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज नहीं, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। और शायद आपको पता होगा वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। तो वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, क्लियर। वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। कोई दिक्कत? अभी अपन देखेंगे और भी शिफ्ट का मैं एनालिसिस लेके आऊंगा, तो फिर से आप देखना इसी पैराग्राफ से फिर से क्वेश्चन। यहां पे देखो अच्छे के लिए अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो क्या चीज का एग्जाम्पल दिया बेटा? क्लोरोफॉर्म एसीटोन का।
उसका क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। और क्या है यहाँ पे, फिनॉल एंड एनिलीन का, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन होगा मतलब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर आपका घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्टिव फोर्सेस होंगे। जब भी अपन सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो कितने टाइप के फोर्सेस इंटरप्ले करेंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखे जाए सर, एक बार पढ़ लीजिए। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा ये क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, NaCl प्लस H2SO4 प्लस K2Cr2O7 देता है अपने को प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में अपने को क्या मिल रहा है बेटा, रेड फ्यूम्स मिल रहा है। रेड फ्यूम सुनते ही आपके दिमाग में सीधे 3 गैस, ब्रोमीन है पहला गैस, ब्राउन रेड फ्यूम्स देगा, वो पानी को ब्राउन कर देता है। NO2 है दूसरा गैस जो कि है रेडिश ब्राउन, वो पानी को 25 कर देता है। 25 बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब पानी में डिस्प्रोपोर्शनेट यानी वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। क्या पानी का कलर बदलेगा, नहीं बदलेगा। और तीसरा जो गैस है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है, once again this question is from principles related to practical chemistry and that is from the salt analysis and anion part। अनायंस के हमारे सिलेबस में अपने को Cl- पढ़ना है, और Cl- का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट करने का क्या मतलब हुआ मतलब ये हुआ कि आप ये टेस्ट कर लीजिए, ये रिजल्ट आ गया, मतलब दिए गए सॉल्ट में क्या है, क्लोराइड, क्लियर, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में बच्चा जब भी अपन रिएक्शन करते हैं तो यहां से क्या मिलता है, CrO2Cl2, और ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। इसको अपन क्या करते हैं, NaOH से पास करते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है, Na2CrO4, ठीक है। फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया है पर आपको आगे का बता देता हूं। Na2CrO4 को अपन लेड प्लस के कंपाउंड से पास करें। ये क्या था, येलो सॉल्यूशन था, ऑल क्रोमेट्स मतलब सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, लेड के प्रेजेंस में पीपीटी बना देगा, येलो पीपीटी, ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीट किए तो ए क्या हो जाएगा बेटा, CrO2Cl2, और बी क्या हो जाएगा, Na2CrO, क्लियर। फिर से देखो कहां से क्वेश्चन आया, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मतलब क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, म्यू इज इक्वल टू N इंटू N प्लस 2, जहां पे N क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, आई मीन N इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है बच्चा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। देखो Fe(F6) 3 Fe का कितना हो जाएगा, यहाँ पर x मान लेंगे, x - 6 इक्वल टू -3, तो Fe का कितना हो जाएगा, +3। यहाँ पे देखो वैनेडियम कितना पे है, +2, यहाँ पे देखो आयरन कितना पे है, +2, ठीक है। फ्लोरीन हो, H2O हो, सब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड क्या करवाता है, पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आयरन का लिख लेते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 4H2 18 2 20, 3D6, क्लियर। अब Fe+2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3D6, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। Fe+3 लिखते हैं 3D5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
ठीक है, चलो वैनेडियम लिख लेते हैं। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है? कैल्शियम का। अरे 20 किसका होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद कौन आता है? स्कैंडियम आएगा 21, टाइटेनियम आएगा 22, वैनेडियम आएगा 23। लिख लेते हैं। आर्गन 18, 4s2, 3d हो गया। 18 2 20 और 3 23। कौन सा वैनेडियम चाहिए? +2। तो क्या हो गया? आर्गन 3d, एन कितना आ गया? अब यहीं पे देखो सब वीक फील्ड लिगेंड है, तब तो सोचना ही नहीं। एक भी स्ट्रॉन्ग फील्ड रहता है तो अपने को थोड़ा सा पेयरिंग करवाना पड़ता। तो सबसे ज्यादा किसका है? Fe+3 का। सबसे कम किसका है? V+2 का। तो R का सबसे कम और R का सबसे कम नहीं, वैनेडियम +2 मतलब Q का सबसे कम। Q का सबसे कम देखो एक ही ऑप्शन में काम चल। क्लियर है? सिंपल। आप देखो ये क्वेश्चन भी देखो, कहने को तो कोऑर्डिनेशन से है, लेकिन अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखने आता तो भूल जाओ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो। जनरली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे की, मतलब एटम से स्टार्ट करके अपने को आयन पे पहुंचना है। इट्स नॉट द अदर वे राउंड कि आपने आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट किया और उसका कन्फिगरेशन लिख दिया। नहीं, अपन क्या करेंगे बच्चा, एटम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका कन्फिगरेशन लिखेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव। क्लियर? ओके बच्चा, चलो आगे मूव करते हैं। आगे देखो, पढ़ लीजिए जरा सा। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, कहने को तो बच्चा डीएनए ब्लॉक से, लेकिन इसको अपन पढ़ कहां पे लेते हैं? पीरियोडिक टेबल में, जहां पे अपन सीखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन किसका पूछ रहा है? एनडी का पूछ रहा है। एटॉमिक नंबर दे दिया है, कितना एटॉमिक नंबर? 60। कितना है एटॉमिक नंबर? 60। अब याद करो, सबसे पहला नोबल गैस कौन सा है? 2। ये कौन सा है? हीलियम। फिर 10 कौन सा है? नियोन। फिर 18 कौन सा है? आर्गन। 36 कौन सा है? क्रिप्टन। सपोज आपको याद होगा, क्रिप्टन के बाद याद करो मैजिक नंबर 8, 18 मैजिक नंबर 14। यहां पे क्या आएगा? एटॉमिक नंबर 54। तो नियोडायमियम का लिखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 54 का एटॉमिक नंबर चला गया यहां पे। क्रिप्टन के बाद कौन सा नोबल गैस आता है? जेनॉन। लिख दिए यहां पे। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 60 - 54 कितना हो गया? 6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6s2। 54 और 2 56, कितना बच गया? 4 कहां जाएगा? 4f। क्लियर? कोई दिक्कत? अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि सर इसको याद रखना है तो रख लो, नहीं तो ऐसे मैजिक नंबर से करना है। क्लियर? सर क्या ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से? हाँ, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से। देखो ये कौन सा टेबल है बेटा? टेबल 8.9। कौन से चैप्टर में? डीएनए ब्लॉक वाले चैप्टर। यहां देखो 60 नंबर नियोडायमियम दिख रहा है? 4f4 6s2 दिख रहा है? देख लो एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अमोनियम कार्बोनेट पढ़ लीजिए एक बार, फिर सॉल्व करते। अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक acidic nature of salt of weak acid and weak base is dependent on Ka of Wa, that is weak acid, and Kv of weak base. ओके, तो ये क्वेश्चन कहां से आ गया? आयनिक इक्विलिब्रियम से। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी कहां से है ये क्वेश्चन? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब पीएच लिखते हैं क्या होता है?
7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pK। ठीक है, अब ये देखो जो सॉल्ट है हमारा ये है, इसको ब्रेक करेंगे तो बेस कौन सा आएगा, NH4OH। एसिड कौन सा आ जाएगा, H2CO3, नहीं तो HCO3। अब देखो ये pH का वैल्यू 7 से ज्यादा आ गया तो कैसा होगा, बेसिक। 7 से कम आएगा तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान के चलो अमोनियम एसीटेट ले लो। क्या लिया, अमोनियम, क्या बनेगा यहां पे, NH4OH और CH3COH। ठीक है, CH3COH बना, NH4OH बना। ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक। क्यों बेसिक होगा, अब देखो यहां से सब्ट्रैक्ट कौन हो रहा है, pKa माइनस pKb हो रहा है। तो इन दोनों में pKa किसका ज्यादा होता है, एसिटिक एसिड का। ठीक है, और pKb NH4OH का इट्स समवेयर अराउंड 4 पॉइंट समथिंग, 4.7 के आसपास। क्लियर, तो ये सॉल्ट अपना कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्लियर, तो अमोनियम कार्बोनेट बेसिक, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर तो डिपेंड करता ही है। मुद्दे की बात बेटा इसमें कौन सा है, इसके अलावा कोई भी सॉल्ट हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो, सब में जो pH होगा somehow it will be dependent upon the concentration, but only in the case of weak acid and weak base the pH is not dependent upon the concentration। pH का फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, pKw/2 प्लस हाफ इंटू pKa माइनस pK। ओके, क्लियर। और इसके साथ साथ कौन सा एग्जांपल भी याद रखना है, अमोनियम एसिटेट, वो भी कैसा सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखिए एनसीईआरटी निकालो क्लास 11th वाला। ये देखो प्रॉब्लम 7.25, एग्जैक्ट वैल्यू देखो क्या है, 4.76 और 4.75। आराम से बेटा एनसीईआरटी निकाल के ये ढूंढ लेना, तब आपको समझ में आएगा। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन कहां से आया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं क्या बोलूं, डायरेक्टली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वहां से उठाया गया। अभी बेटा आपको दिखाता हूं मैं, देखो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल द कंपाउंड्स फिल्ड सबशेल हैविंग n इक्वल टू 4 and s इक्वल टू प्लस हाफ। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो प्लस हाफ, इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो माइनस हाफ। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है कि फोर्थ सबसेल है, फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सारे सबसेल्स हमारे कंप्लीटली फील्ड है, तो बताइए, देख लेते हैं। 4s 4p 4d 4f, यहां से कितना 7, यहां से कितना 5, यहां से कितना 3, यहां से कितना 1, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। आंसर क्या होगा 16। क्लियर। ठीक है, अब बच्चा देखो दिखा रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2.67 एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल। बच्चा क्या निकालना है इसमें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर कैसे निकालते थे, रेट को लिखते थे कि इसका निकालना है ऑर्डर, तो क्या लिख देंगे K × HI⁻, दो बार रेट लेते हैं, एक बार रेट कितना है 7.5 × 10⁻⁻4 इक्वल टू K, HI कितना है 0.005 टू द पावर x, डिवाइड करते हैं, इधर कितना है 3 × 10⁻³ इक्वल टू K,
इंटू 0.01 टू द पावर, एक एक कट गया, सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू 2y। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा? क्लियर? तो जब भी ऑर्डर वाले क्वेश्चन हो, देखो ये HI वाला तो काफी बेसिक सा रिएक्शन, आपको याद ही होना चाहिए कि इसका ऑर्डर 2 होता है। क्लियर? जो जो एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी में आपको दिमाग में होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो कैसे सॉल्व करेंगे? रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, किसी भी दो कंसंट्रेशन पर रेट लॉ लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से प्रॉफिट क्या हो रहा है? देखो यहाँ के वाला जो कंपोनेंट है अपना कट जाएगा। ठीक है? कहां से क्वेश्चन आया बेटा? केमिकल काइनेटिक्स। आगे बढ़ते, देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ये कहां से बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यही बोल रहा है ना। एक गैस है जो कि एक्सपैंड कर रहा है आइसोथर्मली, कहां से कहां? 30 dm³ से 45 dm³ अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 80 K। और मोल्स कितना दे दिया है? 3 मोल। ठीक है? अब देखिए बच्चा लोग, इसमें एक जो कॉमन मिस्टेक होता है अपने को दिमाग में रखना है कि जब भी एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा हो तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? -P एक्सटर्नल इंटू डी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? P एक्सटर्नल कितना है? 80 किलो पास, तो 80 इंटू 10 टू द पावर, किलो पास्कल को कन्वर्ट कर दिया पास्कल में, डीवी। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, 45 माइनस 30 dm। सॉल्व करते, इधर क्या है? मीटर स्क्वायर में, तो इसको भी मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 15 dm³। dm³ को मीटर में करने के लिए 10 टू द पावर माइनस, कट गया, 15 8 120, 120 पे एक और जीरो, माइनस 1200। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसमें बहुत सारे बच्चे NRT ln V2/V1 भी लगाते हैं, तो बेटा NRT ln V2/V1 इधर नहीं लगेगा। P एक्सटर्नल दिया है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जब भी वर्क होगा तो -P एक्सटर्नल इंटू dV। क्लियर कि नहीं? क्लियर ना? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। कहां से बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिंपल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चेक हो रहा है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा सेम? जब भी दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस टेल्स अस दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी सेम। So what are the parties in this particular question? One of the party is silver and the other party is oxygen. Silver के लिए n factor 1, ऑक्सीजन के लिए 4। ठीक है? सिल्वर का मास पूछ रहा है, तो मास डिवाइडेड बाय 108 इंटू n फैक्टर। इसका वॉल्यूम दिया है, कितना वॉल्यूम दिया है? 5600 ml डिवाइडेड बाय 22,400। क्यों किया? मास का, मोल का, वॉल्यूम का जो इक्वेशन होता है, इसी कारण किया अपन ने। और एन फैक्टर ले लेंगे, एन फैक्टर कितना? 4, तो 56 इंटू 4, कट गया, कट गया, एम कितना आ गया? 108 ग्राम। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है तो 56 इंटू 4, 224, 00। हाँ ठीक है। तो कितना मास होगा? 108। कहां से क्वेश्चन है? फैराडेज। फैराडेज लॉ क्या बोलता है? फैराडेज लॉ क्या बोलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हैज टू बी सेम। ठीक है? यहां क्या चीज हो जाता है कि बच्चे लोगों को कंफ्यूजन में होता है, सर ऑक्सीजन का एन फैक्टर, ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4। चलिए चलिए नेक्स्ट। Which of the following has +4 ऑक्सीडेशन स्टेट? ये अभी निकाल के दिखाया था बेटा, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का 2, सल्फर का X, ऑक्सीजन 3 है, -2, 0। X इक्वल टू कितना आ गया? क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन कहां से था बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन से। नेक्स्ट,
क्वेश्चन पढ़ते, यह भी मैंने बताया। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, कौन शो नहीं करेगा, जिसमें आप बोल सकते हैं कि जिसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कौन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। क्या होगा आंसर, क्लियर, क्लियर कि नहीं। चलिए आगे बढ़, नेक्स्ट पढ़िए एक बार इसको। पीरियोडिक टेबल से बेटा ये क्वेश्चन है, 4f and 5f series are written separately in periodic table in order to preserve principle of classification। अब जिसने देखो बेटा एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ा उसको कंफ्यूजन होगा कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड ऑन अर्थ इन प्योर फॉर्म। एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो बहुत रिएक्टिव होते हैं ना बेटा, तो क्या इनका प्योर फॉर्म में मिलना पॉसिबल है क्या, नहीं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 4f और 5f को यानी लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को कहां रखते हैं अपन पीरियोडिक टेबल में, अलग से रखते हैं नीचे में। क्यों, क्योंकि साथ में ही रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जो पूरा बेसिक से अपना क्लासिफिकेशन का वो बदल जाए। अपना पूरा बेसिक क्या है क्लासिफिकेशन का, किस बेसिस पे अपन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रख रहे हैं, एटॉमिक नंबर। क्लियर, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत, ठीक है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म, ओके ठीक है। चलो क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, हाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। देखो बेटा दोनों का मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट डाल रखा है, ठीक है। रीजन वाला देखो दिख रहा है, because of high reactivity they are never found pure in nature। देखो इसको दिखा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये है बेटा। मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो एनसीईआरटी मैंने बोला ना लेके बैठो, खोलो पीरियोडिक टेबल। देखो यहां पे क्या लिखा है अंग्रेजी में, इस स्ट्रक्चर एंड टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन बाय keeping elements with similar properties in a single column, principles of classification। दिखा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत। देखो बेटा ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हो सकता है। स्टेटमेंट 2 में हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन नेवर बी फाउंड इन अर्थ इन प्योर फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर, और यहां ऑप्शन में क्या है, कैन बी फाउंड ना। फंडा क्या है कि एस ब्लॉक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसी कारण इसको मतलब अर्थ इसको प्योर फॉर्म में ढूंढना डिफिकल्ट। अब देखो बेटा जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो इनको प्योर फॉर्म में अपन ढूंढ सकते हैं, यानी मिल सकता है, पर अल्कली मेटल्स यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कोई चांस नहीं। क्यों, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, हेंस दे आर रेयरली फाउंड इन नेचर इन प्योर फॉर्म। क्लियर, आपको ने दिखा दिया, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से उठाया गया। चलिए ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन अपना ऑर्गेनिक का आ गया। ऑर्गेनिक में कहां से है, सबसे पहला चैप्टर, ये ऊपर में चैप्टर का नाम आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा, देखा आप। चलो तो ट्राई करो इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिक तो मैंने आपको बताया था, यानी पता होगा आप लोगों को एसिडिक कैसे निकालते हैं। जो भी सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद क्या बनेगा, अनायन बनेगा। अनायन मतलब इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, अनायन को कौन स्टेबल करेगा, -m, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टेबल आपका अनायन बन जाएगा उतना ही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्लियर, ठीक है। अनायन को कौन कौन स्टेबल कर रहा है, -m और -I। देखते हैं यहां, मान के चलो यहां से अनायन निकला, माइनस बना, इधर कौन सा ग्रुप है, -m ग्रुप, इधर कौन सा ग्रुप है, -I। आगे देखते, मान के चलो इधर से निकाल, इधर कौन सा ग्रुप है, -m, इधर कौन सा ग्रुप है, +। इसमें मान के चलो बीच से निकाले,
इधर माइनस एम, इधर माइनस, इसमें मान के चलो यहां से निकाले तो ये माइनस। ओके, तो कार्बन आयन को कौन स्टेबल करेगा? माइनस माइनस वाला। तो माइनस माइनस वाला सबसे ज्यादा कहाँ है? थर्ड। ये भी बेटा कहाँ से क्वेश्चन आ गया? कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म से क्वेश्चन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डाइकीटो। तो डाइकीटो में ये जो बीच वाला ग्रुप होता है इसको बोलते हैं AMG। AMG बोले तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्यों उसको अपन अलग से पढ़ते हैं? क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों ज्यादा एसिडिक होता है? क्योंकि इसके दोनों साइड में देखो कैसा ग्रुप है, -M और माइनस। और अपने को पता है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो उसको कौन स्टेबल करता है? -M ग्रुप उसको स्टेबल कर देता है। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस? बेस का काम क्या है? अरे एसिड का काम क्या है? H+ देना। ब्रॉन्स्टेड बेस की बात कर रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड H+ देगा और ब्रॉन्स्टेड बेस H+। लुईस एसिड लोन पेयर लेगा, लुईस बेस लोन पेयर देगा। एरिनस एसिड H+ देगा, कहां? पानी में। एरिनस बेस OH- देगा, कहां? पानी। कोई दिक्कत बच्चा? अरे कोई दिक्कत नहीं ना? चल अब देख लेते हैं। ये देखो बेटा क्या है? एनिलीन है क्या? इसका नाम आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं? पाइरोल बोलते हैं। और ये सब तो लोन पेयर। देखो इसका लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर तो इस रिंग के साथ रेजोनेंस में। एरोमेटिक हो गया, हाकलसूल को फॉलो कर रहा है, ये तो सबसे कम बेसिक होगा। इसका लोन पेयर देखो किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं है। इसका लोन पेयर देखो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो किसका लोन पेयर सबसे खाली बैठा हुआ है? तीसरा। ठीक है, तो इसको देना सबसे ज्यादा आसान। क्लियर? ओके बच्चा, ठीक है। ये दोनों भी याद रखेंगे, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक का नाम पाइरोल। पाइरोल कितना बेसिक होगा? इसका जो लोन पेयर है कहाँ पे इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब जब रेजोनेंस में बेटा इन्वॉल्व है तो ये लोन पेयर कहाँ पे है? p ऑर्बिटल। याद है? क्लियर? ओके चल नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2। अपने से किसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछा है? SN1 एंड SN2। ठीक है, तो जहां कार्बोकैटायन बनेगा वहां क्या हो जाएगा? रेसमिक मिक्सचर। और जहां कार्बोकैटायन नहीं बनेगा वहां क्या हो जाएगा आपका? वहां आपका हो जाएगा इन्वर्स। ठीक है, कार्बोकैटायन बन रहा है मतलब कहां कार्बोकैटायन बनेगा? SN1 में कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनते ही स्पीसीज कैसा हो जाता है? प्लैनर। प्लैनर बोले तो एक प्लेन में आ गया, जैसे मेरे हाथ का प्लेन है एक प्लेन। ठीक है, देखो है। अब निक्लोफाइल ऊपर से भी अटैक करेगा, अब निक्लोफाइल नीचे से भी अटैक करेगा, ऊपर से भी अटैक किया, नीचे से भी अटैक किया, तो रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, अब इस साइड से लिविंग ग्रुप अभी छोड़ के गया नहीं है, तो निक्लोफाइल के पास क्या ऑप्शन है? पीछे से अटैक करने का। तो ये कहां पे होता है? SN2 में। काफी बेसिक सा बात है। तो SN1 में रेसिमाइजेशन, SN2 में रिटेंशन। रिटेंशन नहीं, इन्वर्जन। SN1 में रेसिमाइजेशन, SN2 में इन्वर्जन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन। अभी तक देखो मेजॉरिटी क्वेश्चन इस जो शिफ्ट में आया है आज के मतलब 27 तारीख के शिफ्ट में, तो उसमें मेजॉरिटी क्या सारे क्वेश्चन आप देखो तो इसी चैप्टर से, जो अपना पहला चैप्टर है जो आपको दिखा होगा आपके बुक में। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसी के अंदर जीओसी 2 में अपन पढ़ते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, चलो तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। तो इसमें भी अपना फंडा क्या रहता है, वी आर गोइंग टू चेक। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे वो देखते हैं, क्या चेक करेंगे। ये देखो यहां पे ये वाला AMG हो गया, अभी बताया था एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप -M -M। इधर देखो यहां पे -M, इधर देखो यहां पे -M। ठीक है, अब इधर देखो यहां पे -M -M, यहां पे देखो -M -M, यहां पे देखो -M -। तो इस वाले स्ट्रक्चर में ये तीनों क्या हो गया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, उसमें इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। क्लियर है? इसमें एक ही साइड से अपन कर क्या रहे, यहां का हाइड्रोजन निकाल के बनाएंगे तो माइनस चार्ज, यहां पे भी माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, अभी बताया, माइनस को कौन स्टेबल करेगा, माइनस। कोई दिक्कत बच्चा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को बताना है। अब याद कीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, जीओसी में पढ़ रहे हैं, जीओसी 2 में पढ़ते हैं। और पूरा ये रिएक्शन आपका एनसीईआरटी के अंदर कौन से चैप्टर में आ जाएगा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक का आपका सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे जब भी बात होता है तो अपन क्या करते हैं, उसका कंजुगेट बनाएंगे। कंजुगेट कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करके। तो हाइड्रोजन को रिमूव करके अपन कंजुगेट बनाएंगे और उसका स्टेबिलिटी देखिए। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसके कंजुगेट के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है, -M स्टेबल करता है, -I स्टेबल करता है। ठीक है, क्लियर? अब इस लॉजिक को लगा के अपन करते हैं। अब देखो ये OH है तो H हटाएंगे तो यहां पे आ गया O-। अब NO2 क्या है, -M ग्रुप है। NO2 क्या है, -M -M। OCH3 के पास क्या है, लोन पेयर, तो प्लस है। अब आप मेरे को बताओ, +M एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कि घटाएगा, +M तो और इलेक्ट्रॉन देगा, तो और अनायन को अनस्टेबल कर देगा। तो इन तीनों में अगर बात करेंगे तो इधर केवल एक NO2 लगा है, इधर दो लगा है, और लगा है ऑर्थो और पैरा पे, तो 2 का सबसे ज्यादा, फिर किसका, 1 का, फिर 3 और 4 में किसका ज्यादा, 3 का, फिर किसका, 4 का। फिर ये देखो एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है, याद रखेंगे बेटा। फिनॉल का जब अपन pKa की बात करते हैं तो 10 के आसपास होता है, मिथेनॉल का बात करेंगे तो 15.3 होता है, पानी का बात करेंगे तो 15.7 होता है, और मिथेनॉल के बाद जितना भी अल्कोहल आने वाला है सबका 15.7 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब कौन सा बच गया, 4 नहीं, ये 5 होगा, और फिर आखिरी में 4। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि डाउट हो रहा हो कि सर 4 को सबसे लास्ट में क्यों लिखा है। तो 4 को सबसे लास्ट में लिखने का लॉजिक क्या है कि 4 देखो किस अल्कोहल है ये, और बाकी आप देखो 1 2 3 एंड 5 ये सब क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, फिनॉल। और फिनॉल में अगर मल्टीपल फिनॉल्स दिए हों तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, जहां पे -M ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे जुड़ा हुआ। क्लियर? और अगर +M ग्रुप आ गया तो वो तो एसिडिक स्ट्रेंथ को और खराब कर। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए ओके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोलूं, आप तो कर ही सकते हैं इस क्वेश्चन को। नॉमेनक्लेचर डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। यूपैक का नियम चेंज हुआ था, क्या था, लोकेंट्स के प्रेफरेंस यहाँ पे 1 1 2 3, तो 3 पे क्या आ गया, इथाइल। इथाइल मिथाइल में कौन पहले आता है अल्फाबेटिकली, अरे ABCDEFGHIJKLM, तो ई पहले आया तो क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे इथाइल, 1 1 पे डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर इथाइल पहले आया तो 1 नंबर इधर दे देते, नहीं, लोकेंट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस चला जाएगा। इधर 1 1 है और इधर देंगे तो केवल 1 आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहां से उठाया हुआ है, देखो जरा सा, मैंने बोला ना एनसीईआरटी लेकर बैठो। एनसीईआरटी फिर से वही चैप्टर, ये तो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। दिख रहा है, हो सकता है नीचे वाला नहीं दिख रहा हो बेटा आपको, रुको दिखाता हूं अच्छे से। अब दिख रहा है क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं बेटा, देखो यही क्वेश्चन था ना जेईई मेंस में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, अब तो संभल जाओ, ठीक है। क्लियर है बच्चा लोग, डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहां पे दे रखा है 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से देखिए, फिर से उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। अब यहां पे फंसाया कहां पे है, एलिसाइक्लिक और असाइक्लिक, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन स्ट्रक्चर लिख लेते, क्या ये एरोमेटिक है, क्या नहीं है, तो ये होगा क्या, नहीं। क्या ये नॉन एरोमेटिक है, नहीं। क्या ये नॉन एरोमेटिक है, क्या, नहीं नहीं, ये नॉन एरोमेटिक अपन इसको नहीं बोलेंगे। बेंजीनाइड नॉन एरोमेटिक, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है क्या, नहीं। अब या तो एलिसाइक्लिक होगा तो असाइक्लिक होगा, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। 3 टर्म आता है बेटा, एलिसाइक्लिक, असाइक्लिक और एलिफेटिक, ठीक है। एक है असाइक्लिक और एक है एलिसाइक्लिक। कहां से ये क्वेश्चन है, फिर से दिखाता हूं, ठीक है। ब्रेकिंग देख लो, दिख रहा ही है एनसीईआरटी से डायरेक्ट। क्या है, एलिसाइक्लिक ओपन चेन, एकदम सीधा सीधा, कोई भी रिंग नहीं है उसमें, तो उसके 3 नाम, या तो ओपन चेन बोलो, या तो असाइक्लिक बोलो, या तो एलिफैटिक बोलो। ओपन चेन, असाइक्लिक या एलिफैटिक। तो ये तो रिंग है तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। असाइक्लिक मतलब क्या हुआ, जिसमें ओपन चेन कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक मतलब क्या हो गया कि रिंग तो है पर एरोमेटिक नहीं। क्लियर, ये देखो स्क्रीनशॉट मैंने वहीं से डाला है आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन कहां से आया। प्लीज एनसीईआरटी लेके बैठे। एनालिसिस का तभी फायदा है जब आपको समझ में आए कि कहां से क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। और आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आई विल बी कमिंग अप विथ एनालिसिस ऑफ ऑल द सेगमेंट्स, ओके। अभी तो अपन केवल 27 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट को एनालाइज कर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर नॉन पोलर कैसे निकालते बेटा, डाइपोल मोमेंट से निकालेंगे, जिसमें आपका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए तो वो नॉन पोलर, और जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आए तो वो पोलर। क्या निकालना है इसमें, पोलर, ठीक है। CO2 से चेक करना स्टार्ट। CO2 को लिखेंगे तो ऐसे जाएगा, CO2 ऐसे। कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक डाइपोल मोमेंट इसका इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर, नेट डाइपोल मोमेंट 0। तो क्या ये पोलर होगा क्या, C डबल बॉन्ड C, होमो एटॉमिक स्पीसीज, आई मीन
सेम काइंड ऑफ एटम्स, डाइपोल मोमेंट CH-Cl3, इसी को बोलते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म, HCl, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट, CCl4 4 नेट डाइपोल मोमेंट, ये नॉन पोलर, ये पोलर, ये नॉन पोलर, ये नॉन। क्लियर? ठीक है, आप देख सकते हो प्यारा सा क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट। इसमें देखो CO2 का आपको हल्का सा स्ट्रक्चर बताओ, कैसे CO2 का स्ट्रक्चर निकालेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, ओके ऐसे करके। क्लियर? चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पर ये क्या है, कौन से ग्रुप इसमें से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, है ना? तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो कि -M वाला ग्रुप होगा। -M वाला ग्रुप कौन सा होगा, जिसके ऊपर या तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, या ध्यान से सुनना, -M वाले ग्रुप क्या होंगे, जिसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पहला चीज। दूसरा चीज, जहां पे भी बेंजीन रिंग के साथ हो जुड़ा हुआ हो, वो एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना के, तभी आपको -M देखने को मिलेगा। और -M आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे भेजता है बेटा, मेटा पे भेजता है। क्लियर? -M आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे भेजेगा, मेटा पे भेजेगा। क्लियर? चलो देखते हैं, यहां देखो लोन पेयर आ गया, यहां पे लोन पेयर आ गया तो +M, लोन पेयर आ गया तो प्लस, ये क्या है, C डबल बॉन्ड OR, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, Cl लोन पेयर प्लस, Cl C ट्रिपल बॉन्ड N, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, NO2 माइनस, NO2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मल्टीपल बॉन्ड तो माइनस, OCH3 लोन पेयर प्लस, COOH माइनस, CH3 प्लस H, कितना हो गया, 1 2 3 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। +M और -M कैसे डिसाइड करना है, जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है ध्यान से सुने। +M मतलब होगा उसके पास लोन पेयर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, उसके पास होगा नेगेटिव चार्ज। -M पहला कंडीशन होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कंडीशन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ वो मल्टीपल बॉन्ड बना के। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। When nucleotides forms dimer, the linkage present is। अब जब न्यूक्लियोटाइड डाइमर बनाता है तो लिंकेज क्या होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा। कहां से क्वेश्चन है? बायोमोलिक्यूल्स। क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है? हाँ सर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से। देखो दिखा, मैंने बोला था ना एनसीईआरटी लेके बैठो। बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12 आखिरी वाला एनसीईआरटी निकालो और ढूंढो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने दिया है। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्या चीज के साथ जुड़ा हुआ है? फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हैं? फॉस्फोडाइस्टर। जिन बच्चों को डाउट हो रहा हो सर न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्लियर है ये चीज? न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को साइड कर दो तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। ओके, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा है? डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, यहां दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट और आज का क्वेश्चन नंबर 29। टोटल 30 क्वेश्चन आए थे, 29 अभी बच्चों ने हमें बताया है। कुछ दिनों बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी आ जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 27 जनवरी, प्लीज हैव अ लुक।
This question is from organic chemistry, and as you can see that this question is directly from hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन के एडिशन पे क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए बेटा कि एक हेल्पर ग्रुप होते हैं। हेल्पर ग्रुप जब भी होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल होगा तो कैसे एडिशन होगा? एंटी मार्कोवनिकॉफ। एंटी मार्कोवनिकॉफ होगा मतलब कार्बोकैटायन तो ऐसे बनता नहीं, लेकिन समझने के लिए कहां बनाएंगे? जहां पे वो कम स्टेबल होगा, जहां पे वो कम स्टेबल होगा। देखो इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक बनाओ इधर, एक बनाओ इधर। कहां पे बनाओगे? यहां पे बनाओगे तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, तो कहां बनाओगे? यहां पे। तो Br कहां पे जुड़ेगा? यहां पे। जोड़ दो Br, जुड़ गया यहां पे Br। और जैसे ही यहां पे Br जुड़ा तो ये हो गया कायरल, ये हो गया कायरल, 2 कायरल सेंटर, 2 to the power n, 2 to the power 2, आंसर हो गया 4। समझना है तो इसको R, इसको R, R हो गया, RS हो गया, SS हो गया, ऐसा। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। तो बच्चे लोग आज अपन लोगों ने 27 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्वेश्चंस डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी है, चाहे वो अंदर का सॉल्व एग्जांपल हो या पीछे के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो जरूर नीचे कमेंट में बताएं। तुरंत मैं जितने भी शिफ्ट हुए हैं जेईई मेंस में, 27 का हो, 27 के दोनों शिफ्ट हो गए, 1 फरवरी का हो गया, सारे शिफ्ट का मैं एनालिसिस लेके आपके सामने आऊं। ओके, आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो और सभी बच्चे लोग को धीरे धीरे एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस डेफिनेटली समझ में आ रहा हो। ओके, चलिए, थैंक यू।